सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है उसे हम शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। यानी कि मेसोपोटामिया में जो शहरीकरण हुआ वो किस तरीके से हुआ, उस समय मंदिर कैसे बने और उनकी क्या भूमिका थी, वहां क्या होता था, और राजा के बारे में इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसे। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। 5000 ईसा पूर्व से इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। यह शहर कई तरह के थे। तो ये जो लेक्चर है इसमें हम दो तरीके के शहर के बारे में बात करेंगे। जानते हैं वो कौन से हैं। पहले शहर जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और जो तीसरे शहर थे वो शहर थे शेष शाही शहर। तो हम आज इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मंदिरों के चारों ओर जो शहर बसे और जो शहर व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। इसके आगे है, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों पर मंदिरों को बनाना या उसका पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया था। उस समय सबसे पहले ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था। सबसे पहले जो मंदिर था जो कच्ची ईंटों का उस समय बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का निवास स्थान थे। ये आप सभी जानते हैं कि मंदिर जो होते हैं देवी देवताओं के निवास स्थान होते हैं इसमें, और ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था। जो देवी देवता उस पर निवास करते थे उसमें थे जैसे उर, जो मेसोपोटामिया के देवता हैं उर, उस समय के चंद्र देवताओं को उर देवता कहा जाता था, उर के नाम से पूजा जाता था। और इन्नाना जो प्रेम की एक देवी है, प्रेम और युद्ध की देवी थी। तो हमेशा आप लोगों का प्रश्न पूछा जाता है मेसोपोटामिया के किन्हीं 2 या 3 या 4 देवी देवताओं के नाम लिखिए। तो पहला है उर जो उस समय चंद्र देवता थे, और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। इसके अलावा शम्स एक देवता थे, शम्स जो सूर्य देवता को शम्स के नाम से उस समय पूजते थे। अगले जो देवता थे अनु आकाश देवता, एनलिल जो थे वायु देवता, और नन्नार चंद्र देवता। अलग अलग जगहों पर मेसोपोटामिया में उर चंद्र देवता, उर भी कहा जाता था चंद्र देवता को, और नन्नार भी। तो आप इसको याद करिए, इसको आप नोट करिए। देवता के नाम उर, इन्नाना, शम्स, अनु और एनलिल और नन्नार। तो जो मंदिर थे कच्ची ईंटों के बनाए जाते थे और यह समय के साथ साथ बड़े होते गए क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। तो पहले एक छोटा सा देवालय होता था, उसके ओर खुला आंगन होता था। देखिए इस तरीके से एक यहाँ पे चित्र भी दे रखा है, वेदिका दे रखी है, यहाँ कहीं इसके अंदर देवालय होगा और उसके चारों ओर खुला आंगन। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ इसके चारों ओर इनका विकास हुआ और इनके जो खुले आंगन थे इसमें कई कमरे बने। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। मतलब जैसे घरों की हमारी इमारत जो हम बनावट होती है, मंदिर भी उसी तरीके के उस समय बने होते थे। क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यह मंदिर की विशेषता थी। तो उस समय मंदिर की विशेषता, इनकी जो बाहरी दीवारें थी कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसी नहीं होती थी। तो देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। जिसमें पूजा होती थी तो पूजा होते समय
अन्न लेकर आएंगे देवता को चढ़ावा देने के लिए, दही, मछली। इसका एक जो प्रमाण है मछली का, ये मिला है कि पुराने जमाने में कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। यानी कि जब पुरातत्वविदों ने इसकी खोज की मेसोपोटामिया की, तो मंदिरों में उनको मछलियों की हड्डियां मिली। आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों को पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि यहीं से की जाती थी। ये सब जो क्रियाकलाप होने लगे, जैसे तेल निकालना सरसों से, अनाज पीसना, काटना, ऊनी कपड़ों को बुनना, सब मंदिरों में किया जाने लगा। घर परिवार से ऊपर के जो स्तर थे, जैसे व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। यानी कि मंदिर में धीरे धीरे ये सारे क्रियाकलाप होने लगे और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। तो ये हमने मंदिर के बारे में पढ़ा, जो 5000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था और धीरे धीरे ये मंदिर मुख्य शहरी संस्था के रूप में इन्होंने अपना रूप ले लिया। तो आपका इतिहास विषय में इसका एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, जितना अभी हमने रीड किया यहाँ पे। तो प्रश्न आता है आपका, मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस प्रकार संपन्न हुआ, संक्षेप में लिखिए। तो 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनेगा मंदिर के बारे में कि किस तरह मेसोपोटामिया में शहरीकरण हुआ। तो मंदिर की एक विशेष भूमिका थी, तो आपको यही चीज अपनी जो आंसर है इसका लिखना है। और एक इसके आगे जो है प्राकृतिक उपजाऊपन आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस पर भी बहुत इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इस पर भी हमेशा परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आपके करीब 2 जो प्रश्न हैं इस चैप्टर के, वो कवर हो जाएंगे। तो प्रश्न आता है, जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकट में घिर जाती थी, संक्षेप में बताइए। इस तरीके से प्रश्न आता है। यह आता है कि मेसोपोटामिया में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार मानव निर्मित संकटों में से घिर जाती थी, संक्षेप में बताइए। तो कुछ कारक मानव निर्मित थे, कुछ कारक प्राकृतिक थे। जबकि हमने शुरू में पढ़ा कि मेसोपोटामिया जो फरात और दजला नदी के बीच की उपजाऊ भूमि है, भूमि में बहुत उपजाऊपन है, लेकिन फिर भी यहाँ की कृषि में संकट आ जाता था। कुछ प्राकृतिक थे और कुछ मानव जनित संकट थे। तो उसी के बारे में हम आगे इसमें चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता था। तो पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष, तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के कारण कृषि संकट निम्नलिखित प्राकृतिक और मानव जनित कारणों से संकटों में घिर जाती थी, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो बिंदु 1 में आप लिखेंगे, जो पॉइंट 1 हम लोगों का बनेगा वो बनेगा। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी। यानी कि जब बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ आने के कारण, क्योंकि फरात और दजला नदी के बीच में मेसोपोटामिया की जो भूमि थी, उपजाऊ भूमि वो थी जहाँ कृषि उस समय की जाती थी, तो बाढ़ के कारण जो किसान थे उनकी फसलों को नुकसान होता था, या कभी कभी जो ये पानी की धाराएं हैं बाढ़ के कारण अपना रास्ता बदल लेती थी। तो पहले आप लिखेंगे कि फसलों को डुबा देता था। दूसरा बिंदु लिखेंगे, कभी कभी बाढ़ के कारण ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे किसानों के जो खेत थे वह सूखे रह जाते थे। बिंदु संख्या 3 में लिखेंगे कि हम इसको अभी बताता हूं आपको बिंदु संख्या 3 क्या है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं पहले। जैसा कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है
कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं। अब मेसोपोटामिया में जो गांव थे अलग अलग समय पर दोबारा इनको स्थापित किए जाते रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जब नदियों की धाराओं ने अपना रास्ता बदला तो किसानों के खेत सूखे रह गए। तो किसानों ने जो अपना स्थान था रहने का वो नदियों की धाराओं के बगल में किनारे पे नदियों के किनारे बनाया, जिससे उनके जो खेती है खेती के लिए उनको पानी की जो जरूरत थी वो पूरी हो जाए और उनको जीवन जीने के लिए भी पानी की आवश्यकता उनकी पूरी हो जाए। इसलिए इन्होंने समय समय पर अपने गांव पुनः स्थापित किए। इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ जाती होती थी। तो पहले 2 पॉइंट हमने लिख लिए हैं, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे मानव निर्मित जो समस्या थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे वे अपने पास जलधारा का इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। यानी कि जो लोग नदी के ऊपरी किनारे में थे वो पानी ज्यादा अपने पास रोक लेंगे, जिस कारण से नीचे जो लोग हैं, नीचे जो गांव में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था। और ये लोग अपने हिस्से की सरणी में से गाद भी नहीं निकालते थे, यानी कि जो इनकी जो नालियां उसमें बनी होती थी उसमें मिट्टी भी नहीं निकालते थे, जिस कारण पानी का जो बहाव था वह कम हो जाता था, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। तो यह आपका प्रश्न आएगा, जमीन के प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद मेसोपोटामिया में किसी प्राकृतिक तथा मानव निर्मित संकटों से घिर जाती थी। तो आपको इतने पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, ये 3 या 4 पॉइंट आप इसको बना लेंगे यहां तक और आप इसको याद करिए, बहुत इजी है, याद हो जाएगा आपको। तो अब जब इनकी लड़ाई होती थी मेसोपोटामिया के लोगों की, तो इनकी लड़ाइयों का समाधान किस तरीके से निकलता था इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे। यानी कि 2 कबीलों के बीच लड़ाई हुई, अगर एक कबीला जीता तो जो उसका मुखिया था उस कबीले का वो अपने साथियों और जो उसके साथी है जो लूट का माल जो उन्होंने जीता है उसको मिल बांट के खुश कर देते थे और हारे हुए समूह के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और जिन्हें वे अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजय होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी कि पहले ये नेता लड़ाई झगड़े में ज्यादा थे और लूट का माल बांटकर जिनको बंदी बना के लाए उनको चौकीदार बना देते थे, नौकर बना देते थे। लेकिन समय के साथ साथ इन लोगों की सोच में बदलाव आया, इन्होंने अपने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया, जिसके कारण नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंट, जितने लोगों को जो कीमती भेंट मिलती थी मुखियाओं को, वो देवताओं को अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा गया जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर में धन संपदा का वितरण और मंदिर में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन करना शुरू हो गया। जैसा कि एनमर्कर की से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती हैं कि इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। यानी कि राजा ने जब लोक कल्याणकारी काम करना शुरू करा तो धीरे धीरे समुदाय में उसका स्थान ऊंचा होता गया और समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता गया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वह आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। तो अभी हमने जाना कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण किस तरीके से हुआ और जो संस्था थी मंदिर उसका कैसे व्यापार पर शहरी
जो व्यापार थे उस पर उसका पूर्ण नियंत्रण हुआ। बाद में कबीलों के बारे में और जो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाएं थी कृषि के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से बनेंगे। तीसरा एक प्रश्न एक आपका बनता है इसी सेक्शन में जो है वो है उरुक नगर के बारे में, कि 3000 ईसा पूर्व में जो उरुक नगर में युगांतरकारी परिवर्तन हुए वह शहरी अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार उपयुक्त सिद्ध हुए। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उरुक नगर की शहरी अर्थव्यवस्था के बारे में। आप इसको भी नोट कर लिए, आप इसको नोट करिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 3 जो प्रश्न है आज हमारे इस सेक्शन से बन जाएंगे। तो कक्षा 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन है वह मेसोपोटामिया चैप्टर का यह है। तो हम शुरू करते हैं। उरुक नगर 3000 ईसा पूर्व। तो यहां से हम इसको लिखेंगे, अपने जो आंसर है इसको हम समझते हैं कि ये है क्या। पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। 3000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम। उसका यह विस्तार शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो से नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसकी चारों ओर काफी समय पहले ही एक प्राचीर बना दी गई। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। 250 हेक्टेयर से कहां तक? 400 हेक्टेयर तक। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। जो युद्धबंदी थे, जो कैदी थे, युद्ध के बाद जीत के लाया जाता था जिनको, और जो स्थानीय लोग थे तो राजा के आदेश पर उनको अनिवार्य रूप से मंदिर का कार्य करना पड़ता था। कृषि पर भले ही ना देना पड़े, यानी कि कृषि पर जो कर था वो उनको नहीं देना पड़ता था, पर काम करना इनके लिए मंदिरों पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली है जिनमें काम करने वाले लोगों के नाम के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्राएं लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया। तो जो राजा था, राजा के हुक्म पे आम लोग पत्थर खोदते थे, धातु खनिज लाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मिट्टी के ईंटों को तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। यानी कि मेसोपोटामिया में सबसे पहले चाक का निर्माण हुआ था, कुम्हार के चाक का, जिससे बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। तो ये प्रश्न जो अभी हमने पढ़ा, ये जो अभी हमने डिस्क्राइब किया, जो हमने इसको पढ़ा और समझा, आप इसको एक बार दोबारा पढ़िए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएं, मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रश्न एक बार फिर नोट कर सकते हैं कि उरुक नगर में
3000 ईसा पूर्व के लगभग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन किस प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हुए। तो इस तरीके से जो प्रश्न आता है उसे आप यहाँ से लिखेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा वो टॉपिक था मेसोपोटामिया में शहरीकरण, दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। इस टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं और प्रश्नों को भी मैंने आपको बताया है। तो इसे आप लिखिए और इसको पढ़िए, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आसानी से ये प्रश्न याद हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और स्कूल आप लोगों के अभी खुले नहीं है, कक्षा 11 वालों के, तो आप इस तरीके से जो आपको वीडियो भेजा जा रहा है उसको देखिए और अपना जो काम है उसको समय से जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।